गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपको ऑनलाइन क्लासेज SPCC 2020 में। आज मैं आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूं और इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या रियल नंबर। ये क्लास 10th की फर्स्ट वीडियो है और वास्तविक संख्या मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में आपका जो रियल नंबर का चैप्टर है मैं पूरा समाप्त कर दूं। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर पहुंचते रहे। तो आपका टॉपिक है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में देखें तो इसमें हमको पढ़ना है, टॉपिक है पहला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, उसके बाद है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, उसके बाद है अपरिमेय संख्या, उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या का दशमलव निरूपण कि कब जो है दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो वास्तविक संख्या तो आपको पता होगा, वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी इस बात को आपने पढ़ा होगा। तो देखिए इसमें एक अगला पॉइंट है कि धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुण है। ठीक है, क्या क्या गुण है तो आपके है कि पहला गुण दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है जिसको हम कलन विधि के नाम से भी हम जानते हैं। और दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और इसका नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म इंग्लिश में। अब आ रहे हैं इससे आगे चले तो आगे चलने के करीब में देखिए कि अब आते हैं, पहला टॉपिक है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म हम किसे कहेंगे। जैसा कि यहाँ पर हम बताए थे धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुण हैं। तो पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। तो आपसे बोर्ड में इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यानी धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुण है। ऐसे पूछेंगे कि धनात्मक पूर्णांकों के कितने गुण हैं, तो आप कहेंगे कि धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुण है। ये ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए अब आ रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो एक धनात्मक पूर्णांक ए को, ठीक है, ए को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि, ठीक है, कि हर्षिकार होगा कि शेषफल आर प्राप्त हो जो बी से छोटा होना चाहिए। तो देख लीजिए अब अगला इसमें आते हैं। तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग किसमें हम करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में हम इसका प्रयोग करेंगे। यानी HCF ज्ञात करने में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको इसका पूरा नाम पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, COMMONFACTOR, याद रख लीजिएगा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आते हैं तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की विभाज्यता से यह किसी रूप में क्या है, संबंधित है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है संबंधित है, ठीक है, विभाज्यता से किसी न किसी रूप में संबंधित है। इस रूप से आपको सवाल पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पूर्णांकों की किस रूप से संबंधित है। तो आप याद रखेंगे कि पूर्णांकों की यह किससे संबंधित है, पूर्णांकों की विभाज्यता से संबंधित है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। अब चलिए हम चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो देखिए यहाँ दिया है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए, ठीक है, और बी दिए रहने पर ऐसा अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R है, विद्यमान है, जो कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R लेकिन B से छोटा। इसको कैसे पढ़ेंगे एक बार और देख लीजिए। ये A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R लेकिन B से छोटा।
अब है एक बात याद रख लीजिए कि एक पॉइंट है ये वाला, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपसे कि अलजबरा मोहम्मद इब्न, ठीक है, इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी द्वारा लिखित पुस्तक हिसाब अल जबर, ठीक है, का अल मुकाबला से लिया गया है। यह अलजबरा एक पुस्तक है जो कि किनके द्वारा लिखा गया है, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी के द्वारा लिखा गया है, और इस, ठीक है, और लिखी पुस्तक अलजबरा से लिया गया है, अल मुकाबला। आ रहे हैं तो देखिए इसका एग्जाम्पल, अब आ रहे हैं एक सवाल की ओर। तो कुछ सवाल है कि 455 और 42 का HCF हमको ज्ञात करना है। तो देख लीजिए कैसे हम ज्ञात करेंगे 455 और 42 का HCF। तो ज्ञात करने के लिए देख लीजिए हम 42 यहाँ लिख दिए हैं और 455 में डिवाइड दे रहे हैं, तो क्या आ रहा है हमको, शेषफल 35 बच रहा है। तो यहाँ पर A का मान जो हो गया, A हो गया 42, ठीक है, और हो गया आपका B हो गया आपका जो हो गया 10 हो गया, ठीक है, A बराबर BQ प्लस, सॉरी यहाँ A हो गया 455, A हो गया आपका 455, उसके बाद B हो गया आपका 42, ठीक है, Q हो गया आपका 10, उसके बाद R हो गया यानी शेषफल हो गया आपका 35। तो उसी रूप में हम लिख दिए हैं कि 455 बराबर 42 गुने 10 प्लस 35, इसको इस रूप में लिख दीजिए कि ये हो गया A बराबर BQ प्लस R के रूप का हम लिख दिए हैं। और HCF में पता होगा कि HCF में शेषफल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है, तभी आपका जो HCF निकलेगा। अब आगे हम आ रहे हैं, सॉरी शेषफल 0 होना चाहिए। अब देख लीजिए, तो आगे आने के करीब में हम फिर लिख देते हैं 42 बराबर यहाँ 35 से फिर हम गुना करेंगे 42 में, तो 42 में गुना करेंगे तो 35 से कहें 35 होगा, यहाँ पर देख लीजिए 35 से कहें 35 होगा। जब 42 में से घटाएंगे 35 को तो 7 शेष बचेगा। यहाँ भी R क्या हो गया, 0 के बराबर में नहीं आया है, अतः शेषफल बराबर हमने लिखा है यहाँ नॉट 0। और ये जो देख रहे हैं आप, यही A बराबर BQ प्लस R लिखे हैं। A का मान यहाँ पर हो गया 42, उसके बाद B हो गया 35, उसके बाद Q हो गया आपका 1, उसके बाद R हो गया आपका 7। अब जो देखिए, तो फिर हम क्या करेंगे, जो शेषफल बचा है 7 में हम डिवाइड देंगे किससे, 35 से हम डिवाइड देंगे। तो 35 से भाग करेंगे 7 से, तो कितना बार में होगा, 7 पंचे 35, तो 7 पंच से 35, अतः शेषफल बराबर क्या हो गया, 0 आ गया। जैसे ही शेषफल 0 आ जाए तो समझिए आपका HCF निकल गया है, ठीक है। तो अतः जो है HCF ये इस साइड वाला होगा, लेफ्ट साइड वाला, ना कि आप गलती कर दीजिएगा राइट साइड वाला। याद रखिए कि ये जो लेफ्ट साइड का है जिससे हम भाग देते हैं वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अतः जो है आपका 455 और 42 का HCF कितना आया है, 7 आया। देखिए बहुत आसानी से समझ में आया होगा। चलिए अब है कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, क्या कि प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। एक अद्वितीय रूप से अभाज्य के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उसके बाद है कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के 2 महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है और इस दोनों अनुप्रयोग को आपको याद रखना होगा, ठीक है। पहला है √2, √3, √5 इत्यादि को अपरिमेय सिद्ध करने में, यानी अपरिमेय संख्या को हमको सिद्ध करने में इसका एक महत्वपूर्ण काम है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका दूसरा टॉपिक है, दूसरा इसका पॉइंट आ रहा है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, ठीक है, कब शांत होगा या कब अशांत होगा, ठीक है, इसको सिद्ध करने में। तो हम आगे इस पर जो है सवाल होगा, जो भी हम उस पर चर्चा भी करेंगे, तो आप कॉपी खोल लीजिए, नोट करते जाइएगा। अब हम आगे आ रहे हैं, तो आगे आने के कड़ी में फिर देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल है कि अभाज्य गुणनखंड, इस 360 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमको व्यक्त करना है। तो कैसे हम व्यक्त करेंगे, देख लीजिए कि 360
ये 360 है, 360 को क्या किया हमने, जैसे ही 2 से लगाया तो 180 बार में लगा, फिर 180 2 से कटने वाला है तो कितना बार में लगा, 90 बार में, फिर 90 2 से कटेगा तो कितना बार में लगा, 45 बार में। अब 45 कितना बार में कटेगा, तो 3 से कटेगा कितना, 15 बार में, फिर 15 कटेगा 3 से 5 बार में। ठीक है, अतः इस प्रकार से हमने इसको बनाया है। आप भी इसी प्रकार से बनाया, और अन्य विधि से भी इस तरीक़ा से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से बनाने का कहने का अर्थ ये हुआ कि देख लीजिए कैसे बनाएंगे। ये 360 है, ठीक है, इसे शॉर्टकट जैसे 2 से किए तो 180, ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 90, इस रूप से भी आप बना सकते हैं। तो आपको जैसे सुविधा हो वैसे आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए, तो फिर हम इसे जब सॉल्व किए हैं तो क्या आया है, देख लीजिए, 1 2 3, ठीक है, 3 ठो 2 है तो यहाँ 3 2 लिख दिया हूँ मैं। उसके बाद 1 2, 2 ठो 3 है तो 2 ठो 3 है, उसके बाद गुने अंत में 5 है। तो अतः देख लीजिए, यानी 2 के पावर 3 हो जाएगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा, गुने 5। ठीक है, अतः अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने जो व्यक्त किया तो आंसर आया 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5। ठीक है, अब हम चल रहे आगे। तो अगला है अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसो तथा मौसो ज्ञात करना। ये इस टाइप का सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, आप याद रखें। तो एक तो हम जो है गुणनखंड यहाँ एचसीएफ पे पहले ज्ञात किए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से। अब हमको जो ज्ञात करना है, किससे ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से अब हमको ज्ञात करना है। तो देखिए 24 को यहाँ और यहाँ 36 को अलग अलग भागों में अभाज्य गुणनखंड किए हैं। तो 2 से किए हैं तो 12, फिर 12 को 2 से किए हैं तो 6, फिर 2 को 6 से किए, फिर 6 को किससे 2 से किए हैं तो 3 आया है। अतः जो है 2 कितना बार आया है, 1 2 3 बार आया है। तो यानी तो 2 के पावर 3 और 3 एक ही बार है तो 3 ऐसे ही लिख दिए। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो हम किए हैं 36, तो ये 36 को जैसे ही हम 2 से किए हैं तो 18 बार में लगेगा, क्योंकि 18 दूना 36। फिर हम किए हैं 18 को 2 से तो 9 बार में लगा है, फिर 9 को 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगा है, 3 तिया 9। अतः यहाँ देख लीजिए 2 है, 1 2 और 3 भी कितना है, 2 ठो 3 है। अतः इसका जो है हो जाएगा 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2 हो जाएगा। तो इसका जो गुणनखंड हो गया 2 के स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर हो गया। अब आपको इस बात को याद रखना होगा कि हमको एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करना होगा। तब देख लीजिए 24 कितना है, 24 और 36 का मौसो होगा। तो देख लीजिए कि दोनों में ये जो इसका गुणनखंड 24 का और 36 का, दोनों में किसका कौन सी ऐसी संख्या है जो मिल रहा है। तो आपको मिल रहा होगा 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है। तो इस दोनों में आपको एक कोई संख्या लेना है। तो एचसीएफ में क्या होता है, वैसी संख्या लीजिए जो आपको छोटा लगे। तो छोटी संख्या आपका हो गया 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 के पावर 3 बड़ा हो जाएगा। तो हमको छोटा वाला लेना है, तो छोटा वाला यहाँ पर हमने ले लिया है। अब क्या करना है, अब कोई भी संख्या मिल रहा है तो देख लीजिए यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ 3 का स्क्वायर मिल रहा है। तो लेकिन यहाँ भी छोटा वाला लेंगे, तो छोटा वाला कौन है, ये है 3 है। तो आप ले लीजिए 3। अतः जो आप 3 लिए हैं तो क्या हो गया, 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर और ये 3 गुने 3 आया है। तो अतः इसको जो सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4 और गुने 3 तो 4 तिया 12 आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। अब जो है हमको ज्ञात करना है एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, तो ठीक उसका उल्टा हमको करेंगे। तो दोनों में देखेंगे मिला के, ठीक है, दोनों में मिलाएंगे कि कौन सी संख्या मिल रहा है। तो देखिए यहाँ भी, इसमें भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसमें से बड़ा वाला हमको लेना है। ठीक है, तो बड़ा वाला लिए हैं, देखिए 2 के पावर 3 है, बड़ा वाला ले लिए क्योंकि 2 के पावर 2 छोटा है। फिर यहाँ मिल रहा है 3 और 3 का स्क्वायर, तो यहाँ हम स्क्वायर वाला लेंगे क्योंकि 3 का स्क्वायर बड़ा है 3 से। ठीक है, अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 2 के पावर 3 यानी 8 हो गया, और 3 के पावर, ठीक है, 9, 3 के पावर 2 यानी कितना हो गया, 9 हो गया। तो अतः जो सॉल्व करेंगे तो 9 8 72 आपका आंसर हो गया। इस रूप से आप जो है आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब है कि 2 संख्याओं के
गुणनफल उनके लॉसव और मौसव के गुणनफल के बराबर होता है। इस बात को आप निश्चित रूप से याद रखेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लॉसव और उनके मौसव के बराबर होता है। ठीक है, तो बता देखिए दो संख्याओं का गुणनफल एक फार्मूला के रूप में भी इसको याद रखें। इस पर सवाल बहुत ही आता है, आप आसानी से बना सकते हैं। अब अगला है कि इसको दूसरी भाषा में भी पढ़ सकते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर लॉसव गुने मौसव, यानी एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, ये लॉसव ये मौसव। तब अब देख लीजिए, इससे ये आपका हो गया मास्टर फार्मूला हो गया। ये जो है आपका मास्टर फार्मूला है। आप इससे अनेक फार्मूला निकाल सकते हैं, जैसे है कि पहली संख्या बराबर, ठीक है, जैसे ही हम पहली संख्या बराबर फार्मूला बनाए हैं तो क्या हो जाएगा, ये लॉसव गुने मौसव बराबर के राइट साइड में यहाँ पर दूसरी संख्या गुना में है, तो हमको पहली संख्या निकालना है तो यहाँ आ जाएगा, तो भाग में हो जाएगा। अतः इसका जो फार्मूला होगा तो पहली संख्या बराबर लॉसव गुने मौसव बट्टा दूसरी संख्या, ये आपका आंसर हो गया। अतः दूसरी संख्या बराबर ठीक उसी तरह से हो जाएगा लॉसव गुने मौसव, ठीक है, बटे पहली संख्या। उसके बाद है कि दो संख्याओं का लॉसव, तो लॉसव दिया है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, लॉसव देख लीजिए यहाँ पर लॉसव है तो मौसव को इधर ले आइए बट्टा में, ठीक है, बट्टा में यहाँ पर मौसव आ जाएगा, ठीक है, मौसव, और उधर क्या बच गया, लॉसव बच गया। तो अतः जो लॉसव बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा मौसव। चलिए अब आगे चल रहे हैं, तो देख लीजिए परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, इस बात को भी याद रखें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, ठीक है, कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है या तो अशांत आवर्ती होता है। इस बात को आप निश्चित रूप से याद रखें, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होता है। अब जो हम चर्चा करेंगे दूसरा बात अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगर कोई संख्या है अशांत अनावर्ती है तो यह संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। कब शांत होगा कब अशांत होगा, ठीक है, हम सवाल पर चर्चा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल यह क्या है, थ्योरी है, तो थ्योरेटिकल आप याद रखें, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है थ्योरी सवाल बनाने के दृष्टिकोण से। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आपको सवाल बनाने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं। अब आ रहे हैं परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, ठीक है, परिमेय संख्या p/q, आपको पता होगा ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखते हैं परिमेय संख्या कहलाता है। तो परिमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार शांत होता है जब, कब होगा, जब q यानी हर, ठीक है, देख रहे हैं ना यहाँ p/q में q क्या है, हर है, और p क्या है, अंश है। तो यहाँ हम हर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हर यानी q का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का होगा, यानी 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, जहाँ m और n क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है, जहाँ m और n पूर्ण संख्या है, तब क्या होगा, शांत होगा वह। उसके बाद अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, चलिए हम एक अपरिमेय सिद्ध करते हैं, ठीक है, तो सिद्ध करना है कि √5, सवाल है सिद्ध करना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हम कैसे सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने से पहले जान लीजिए कि कोई भी संख्या अगर अपरिमेय को सिद्ध करने के लिए कहे तो हमको उसका उल्टा मानना होगा, तो ठीक उसका हम उल्टा मानते हैं। जैसे हमको अपरिमेय कहा है तो हम मानते हैं परिमेय मानते हैं, ठीक है। तो माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या यानी p/q, तो √5 बराबर हम लिख सकते हैं p/q, क्योंकि परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में आसानी से लिखा जा सकता है। जैसे लिखेंगे तो जहाँ क्या होगा, फिर देख लीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नॉट 0 है, q बराबर 0 कर देंगे तो क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे में अगर 0 रख देते हैं, जैसे a कोई संख्या है इसके नीचे में आप 0 रख देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, यानी यह परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। और ठीक, चलिए तो अब आ रहे हैं एवं क्या है, p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः जो है ये जो p है
और Q, इसमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसलिए हम देख लीजिए लिखे हैं कि वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर देख लीजिए दोनों तरफ हम वर्ग किए हैं यहाँ पर, तो हो गया है यहाँ पर कि √5 का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर बट्टा Q का स्क्वायर इसे लिख सकते हैं, ठीक है, यानी P/Q का होल स्क्वायर। तो यहाँ √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 बराबर यहाँ P का स्क्वायर और यहाँ हो गया आपका Q का स्क्वायर, ठीक है। अब देख लीजिए तो P स्क्वायर, यहाँ देखिए कि ये क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक मानेंगे, जैसे ही क्रॉस गुना कीजिएगा तो P स्क्वायर बराबर क्या हो, क्रॉस गुना ऐसे करते हैं, ठीक है, यानी P स्क्वायर को 1 से और Q स्क्वायर को 5 से, तो P स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5Q स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसे पहला समीकरण आप मान सकते हैं, पहला समीकरण मान लीजिए, नहीं भी मानिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे चलिए, हम आगे आ रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 5 जो है किसको, P स्क्वायर को विभाजित करेगा। कैसे विभाजित करेगा, क्योंकि यहाँ देख लीजिए 5P स्क्वायर Q स्क्वायर जो है यहाँ गुना में है, और यहाँ पर जो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर हम करेंगे तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा P स्क्वायर बट्टा 5, यानी क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो वही बात हम लिखे हैं कि 5 जो है P स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए 5 क्या है, जैसे P स्क्वायर को विभाजित करेगा तो P को भी क्या करेगा, विभाजित कर देगा, ठीक है। अतः जो है फिर मानते हैं हम कि माना P बराबर 5m, हम माने हैं P बराबर 5m, जहाँ m शून्य के अलावा कोई पूर्णांक है, m शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य हो गया तो फिर बात गड़बड़ा जाएगा। तो वही है कि m जो है शून्य के अलावा कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो आगे आ रहे हैं, तो P बराबर यहाँ लिख दिया हमने 5m, ठीक है। अब P स्क्वायर का मान देख लीजिए, दोनों तरफ हम यहाँ भी हम क्या किए हैं, वर्ग किए हैं, ठीक है। जैसे ही वर्ग किए हैं तो एक बात यहाँ देख लीजिए, P स्क्वायर का मान यहाँ से समीकरण 1 से हम ले सकते हैं। समीकरण 1 कहाँ पर हमने लिया था, यहाँ पर इसे हम समीकरण 1 माना था। तो P स्क्वायर का मान है 5Q स्क्वायर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मान को बैठाएंगे। जैसे ही यहाँ पर हम मान को बैठाएंगे तो क्या होगा, P स्क्वायर का मान, यहाँ पर P स्क्वायर का मान 5Q स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर है कितना, 5m स्क्वायर, तो पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो 25m स्क्वायर होगा, ठीक है, ये 25m स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 5Q स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ कटने वाला है, 5 से कटेगा कितना, 5 बार में 5 25 होता है, ठीक है। तो काटे तो इतना आ गया, तो Q स्क्वायर यहाँ बच गया, तो Q स्क्वायर बराबर यहाँ हो गया 5m स्क्वायर, तो Q स्क्वायर बराबर आपके हो गया 5m स्क्वायर। जैसे ही हो गया Q बराबर 5m स्क्वायर, तो देख लीजिए अब जो है 5, ठीक है, ये जो 5 है ये Q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। क्यों करेगा Q स्क्वायर को डिवाइड, क्योंकि यहाँ देख लीजिए Q स्क्वायर बराबर, ठीक है, Q स्क्वायर बराबर है आपका 5m स्क्वायर, तो यहाँ ये 5 गुना में है, बराबर के राइट साइड में आएगा तो क्या होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यानी ये जो Q है इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अतः इसलिए क्या है, 5 जो है Q को भी विभाजित करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। आगे चल रहे हैं, तो देख लीजिए चूँकि क्या है 5P एवं Q दोनों को विभाजित करता है, चूँकि 5P एवं Q दोनों को विभाजित करता है, मैंने सिद्ध करके बता दिया है, इसलिए 5P एवं Q, ठीक है, 5P एवं Q में जो है एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, यहाँ पर एक होगा, ठीक है, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः जो है हमारा मानना क्या है, गलत है कि √5 क्या एक परिमेय संख्या है, ठीक है, इसलिए यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह सिद्ध हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि हम अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। और मैंने इस तरीक़ा से आपको रियल नंबर का पूरा थ्योरी बता दिया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा फिर से चर्चा करूं, और इस पर आधारित हम सवालों की चर्चा करेंगे। तो आप चिंता ना करें, ये फ़िलहाल थ्योरी है, आप इसे नोट कर लें
और अवश्य ही रिवीजन करते रहें, क्योंकि थ्योरी आपके पास क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है, अगर थ्योरी नहीं क्लियर है तो कुछ भी नहीं क्लियर है। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।